दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों हमारे वीडियो में आए दिन अक्सर कुछ महिलाओं के कुछ पत्नियों के ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि हमारे दोबारा क्यों कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाती है जिसमें कि किसी महिला को किसी पत्नी को भी उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए। ऐसे में मैं उन महिलाओं से उन पत्नियों से ही यह जानना चाहता हूं, जी हाँ, मैं उनसे ही यह पूछना चाहता हूं कि यदि हमारे दोबारा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताए जाने वाली वीडियो बनाई जानी चाहिए तो हमें ऐसी वीडियो का विषय क्या रखना चाहिए। जी हाँ, ऐसी वीडियो का टॉपिक हमें क्या रखना चाहिए। दोस्तों यदि हम 498A IPC पर कोई वीडियो बनाते हैं तो ऐसे में जब किसी लड़की की किसी महिला की शादी उसके माता पिता के द्वारा उसके माँ बाप के द्वारा किसी अनजान व्यक्ति के साथ कर दी जाती है और जब शादी के बाद मैरिज के बाद किसी महिला को किसी लड़की को यह महसूस होता है कि उसकी शादी किसी गलत व्यक्ति से कर दी गई है, किसी गलत आदमी से कर दी गई है। ऐसी मैरिज किए जाने के बाद आए दिन अक्सर पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। जी हाँ, पति पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलते हैं। पति पत्नी का नेचर बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। पति पत्नी को यह लगता है कि उनके दोबारा शादी करके मैरिज करके बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। जी हाँ, उन्हें यह महसूस होता है कि उनके माँ बाप के दोबारा उनके लिए एक गलत जीवन साथी चुन लिया गया है। तो ऐसे में यदि पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, आए दिन अक्सर पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, कलह होता है, जिसके चलते कोई पत्नी अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके अपने माँ बाप के घर में आ जाती है या किसी रिश्तेदार के घर में रहने को चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, ऐसे हालात में दोस्तों, यदि हम 498A IPC में कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें महिलाओं को क्या जानकारी देनी चाहिए। जी हाँ, महिलाएं हमसे क्या उपेक्षा रखते हैं। जी हाँ, कोई महिला कोई पत्नी हमसे क्या उम्मीद रखती है, क्या उपेक्षा रखती है। 498A IPC की वीडियो में क्या हमें किसी महिला को, किसी पत्नी को यह बताना चाहिए कि जब उसका उसके पति से कोई विवाद हो, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, जब किसी महिला को, किसी पत्नी को यह महसूस हो कि उसकी शादी, उसकी मैरिज किसी गलत व्यक्ति से हो चुकी है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती है, तो क्या ऐसे में हमें किसी महिला को यह बताना चाहिए कि उसके पति के साथ जो झगड़ा है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसके चलते किसी महिला को, किसी पत्नी को क्या अपने पति के विरुद्ध कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत करनी चाहिए। वही दोस्तों, यदि कोई महिला, कोई पत्नी, यदि उसके पति के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो ऐसे में दोस्तों क्या हमें उस महिला को, उस पत्नी को यह जानकारी देनी चाहिए कि वह कैसे बिना कसूर के अपने सास ससुर को, बिना कसूर के अपनी ननद को, अपने देवर जेठ को, अपने पति के पुरुष रिश्तेदारों को, उनके बिना किसी कसूर के उन्हें 498A IPC में कैसे लपेटा जा सकता है, कैसे उनको फंसाया जा सकता है, कैसे उन पर मारपीट की धाराएं लगाई जा सकती हैं, कैसे उन पर संगीन और गंभीर धाराओं में झूठी FIR रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। क्या ऐसी जानकारी किसी पत्नी को दी जानी चाहिए। दोस्तों हमारे दोबारा इस वीडियो को बनाए जाने का मकसद किसी महिला की, किसी पत्नी की बुराई करना नहीं है और हमारे दोबारा यह भी नहीं कहा जा रहा है कि हर मामले में गलती एक महिला की होती है, हर मामले में गलती एक पत्नी की ही होती है। दोस्तों हम केवल यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में है, यदि कोई झगड़ा पति पत्नी के बीच में है तो ऐसे में पति पत्नी का झगड़ा पति पत्नी के बीच में ही रहना चाहिए। यदि पति के द्वारा कोई कसूर किया गया है, यदि पति के द्वारा कोई गलती की गई है तो ऐसे में एक पत्नी को उसके कसूर की सजा उसके पति को ही देनी चाहिए। ऐसे में किसी पत्नी को, उसके घर वालों को बिना मतलब के, बिना वजह के झूठे आरोप लगाकर, झूठे एलिगेशन लगाकर पति के रिश्तेदारों को, पति के घर वालों को झूठी 498A IPC में झूठी दहेज डिमांड के, झूठे मानसिक प्रताड़ना के, क्रूएल्टी के, झूठी मारपीट की धाराओं में झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। कोई झूठी पुलिस शिकायत नहीं करनी चाहिए। कोई, जी हां, किसी पत्नी को अपने पति के विरुद्ध और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध कोई झूठी FIR दर्ज नहीं करवानी चाहिए। वही दोस्तों, यदि हम कोई वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, DV एक्ट में बनाते हैं या कोई वीडियो 125 CRPC में बनाई जाती है तो ऐसे में हमें महिलाओं को क्या जानकारी देनी चाहिए। क्या हमें किसी महिला को, किसी पत्नी को यह बताना चाहिए कि यदि किसी पत्नी का उसके पति के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कि यदि किसी पत्नी को यह लगता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए एक गलत जीवन साथी चुन लिया है, उसे लगता है कि, और उसे यह लगता है, यह महसूस होता है कि वह अपने पति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती, अपना गुजर बसर नहीं कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जब कोई महिला अपने पति के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते जब अपने पति के घर को, ससुराल के घर को छोड़ करके अपने माँ बाप के घर रहने के लिए आ जाती है या किसी रिश्तेदार के पास रहने के लिए चली जाती है तो ऐसे में क्या किसी महिला को हमें यह बताना चाहिए कि वह कैसे अपने मायके में बैठकर अपने पति से खर्चा ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है,
वहीं दोस्तों हर मामले में यह जरूरी नहीं है कि हर बार गलती किसी पत्नी की हो, गलती किसी पति की भी हो सकती है, कसूर किसी पति का भी हो सकता है। तो ऐसे मामलों में एक पत्नी को कोई कानूनी कार्रवाई, कोई पुलिस कंप्लेंट केवल और केवल अपने पति के विरुद्ध रखनी चाहिए। जी हाँ, अपनी शिकायत अपने पति तक ही सीमित रखनी चाहिए। यदि कोई महिला कोई एफआईआर रजिस्टर करवाती है, कोई केस दर्ज करवाती है, तो किसी पत्नी को ऐसा केस रजिस्टर अपने पति के विरुद्ध ही करवाना चाहिए। कोई पुलिस शिकायत अपने पति के विरुद्ध ही करनी चाहिए। किसी पति पत्नी के बीच में यदि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो ऐसे मामलों में पति पत्नी को अपने मामले में एक दूसरे के घर वालों को बेवजह घसीटना नहीं चाहिए। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखने में आता है कि जब महिला पुरुष के बीच में शादी होती है, किसी लड़का लड़की के बीच में मैरिज होती है, तो अक्सर ऐसे में क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप के घर को छोड़कर किसी अनजान व्यक्ति के घर में रहने को जाती है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ जब उसकी मैरिज हो जाती है तो वह महिला किसी अनजान व्यक्ति के घर में रहने को जाती है। ऐसे में एक महिला के ऊपर यह जिम्मेवारी होती है। वहीं उस महिला के दोबारा, उस पत्नी के दोबारा यह भी उम्मीद की जाती है, यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह अपने पति के साथ साथ उसे घर वालों के साथ भी तालमेल बनाकर रखेगी। उसके दोबारा उसके घर वालों की रिस्पेक्ट भी की जाएगी, क्योंकि पति के माता पिता के दोबारा पति को जन्म दिया गया है। और जब उस पति के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसे में उस पति की यह जिम्मेवारी बनती है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पति का यह भी फर्ज बनता है कि जहां वह अपनी पत्नी को आर्थिक मदद करेगा, अपनी पत्नी को खर्चा देगा, वहीं एक पति के ऊपर यह भी जिम्मेवारी होती है कि वह अपने माँ बाप की भी, जी हां, अपने बूढ़े माँ बाप की उनकी बीमारी में सहायता करेगा। अपने माँ बाप की देखरेख किए जाने की जिम्मेवारी एक पति के ऊपर होती है। वहीं जब एक पति के बूढ़े माँ बाप रिटायर हो जाते हैं और कहीं काम करने में असमर्थ हो जाते हैं और पूरी तरह अपने छोटे बड़े बेसिक खर्चों के लिए अपने बेटे पर, अपने पुत्र पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे में क्या किसी महिला को यह सलाह दी जानी चाहिए कि कैसे वह कोर्ट में साबित कर सके कि उसके पति की जिम्मेवारी केवल और केवल उस पत्नी को ही खर्चा देने की है, उस पत्नी को ही मेंटेनेंस देने की है। क्या उसके पति की यह जिम्मेवारी नहीं है कि वह अपने माँ बाप की भी सेवा करे, अपने माँ बाप के छोटे बड़े खर्चों को उठाए, अपने माँ बाप के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाए, अपने माँ बाप की बीमारी में उनकी दवाई का खर्चा उठाए। वही दोस्तों अक्सर यह भी देखने में आता है, जी हाँ, ज्यादातर मामलों में यह देखने में आता है कि शादी से पहले कोई महिला मानसिक तौर पर मैच्योर नहीं होती है। जी हाँ, उसमें बर्दाश्त करने की शक्ति कम होती है। वहीं कुछ महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ भावुक होती हैं, उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। जी हाँ, ज्यादातर मामलों में तो यह भी देखने में आता है कि जब शादी से पहले किसी लड़की का उसके माँ बाप के साथ भी तालमेल नहीं होता है। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर जब कोई लड़की अपने माँ बाप से झगड़ा करती है और जब किसी महिला की उसके भाइयों से, उसकी बहनों से भी नहीं बनती है, तो ऐसे में किसी महिला से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि जब उसकी शादी होगी, जब उसकी मैरिज होगी, तो वह अपने पति के साथ तालमेल बनाकर रख पाएगी, वह अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट कर पाएगी, अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ भी तालमेल बनाकर चल सकेगी। वहीं दोस्तों जब किसी महिला को, किसी पुरुष को शादी के बाद यह लगता है कि उनके माता पिता के दोबारा उनके लिए कोई गलत जीवन साथी चुन लिया गया है, और यदि किसी महिला पुरुष को शादी के बाद, मैरिज के बाद यह लगता है कि उनके दोबारा उसके जीवन साथी के साथ जीवन बिताया नहीं जा सकता है, उनकी मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में केवल और केवल अंधकार उन्हें नजर आता है, किसी तरह का कोई भविष्य नजर नहीं आता है, जब किसी पति पत्नी को यह लगता है कि उनकी मैरिज के बाद, शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चल सकती है, दोस्तों ऐसे मामलों में एक पति पत्नी को यह चाहिए कि अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को अपने तक ही सीमित रखें। जी हाँ, पति पत्नी को अपना मामला, अपना झगड़ा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। एक दूसरे के माँ बाप को अपने झगड़े में बेवजह लपेटा जाना नहीं चाहिए। वही दोस्तों जब किसी की शादी नई नई होती है, किसी की मैरिज नई नई होती है, तो ऐसे में जब किसी महिला को, किसी पत्नी को यह महसूस हो जाता है कि उसकी शादी किसी गलत व्यक्ति से हो चुकी है और उस व्यक्ति के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी लंबी नहीं चल सकती है, उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसे केवल और केवल दुख, तकलीफ, परेशानियां नजर आती हैं, तो ऐसे मामलों में क्योंकि लड़का लड़की की नई नई शादी होती है, ऐसे मामलों में क्योंकि उनके बीच में कोई बच्चा भी नहीं होता है, किसी बच्चे का नहीं जन्म हुआ होता है, तो ऐसे मामलों में लड़का लड़की को चाहिए। वहीं दोस्तों एक शादी के बाद, एक मैरिज के बाद जब पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे मामलों में अक्सर यह देखने में आता है कि एक पत्नी के दोबारा उसके माँ बाप के बहकावे में आकर या किसी रिश्तेदार के बहकावे में आकर अपने पति के विरुद्ध और अपने ससुराल पक्षीय लोगों के विरुद्ध बिना मतलब के दहेज डिमांड किए जाने के, बिना मतलब के मानसिक क्रूरल्टी किए जाने के आरोप लगाकर, मारपिटाई के आरोप लगाकर या अन्य गंभीर धाराओं में अपने पति के विरुद्ध, ससुराल पक्षीय लोगों के विरुद्ध कई गंभीर धाराओं में एफआईआर रजिस्टर करवा दी जाती है, कई झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों ऐसे मामलों में पति के द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का, तलाक का कोर्ट केस भी दर्ज करवा दिया जाता है।
वहीं दोस्तों जब एक पति के विरुद्ध और उसके घर वालों के विरुद्ध उसकी पत्नी के दोबारा कोई झूठी एफआईआर रजिस्टर करवा दी जाती है, कोई झूठा कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर मामलों में देखने में आता है क्योंकि झूठे कोर्ट मुकदमे करवाए जाने के बाद एक पति की और उसके घर वालों की समाज में जो बेइज्जती होती है, जो इंसल्ट होती है, जी हाँ, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में एक पति को और उसके घर वालों को बिना वजह समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। दोस्तों ऐसे मामलों में पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के विरुद्ध झूठे कोर्ट मुकदमे ना करें, एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि दोस्तों जब पति पत्नी के दोबारा एक दूसरे के विरुद्ध झूठे कोर्ट मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में अक्सर देखने में आता है कि कोर्ट में कई साल खराब हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, जब एक पत्नी के दोबारा उसके पति पर 498 आईपीसी में कोई कोर्ट मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो ऐसे मामलों में अक्सर बिना वजह के 2-4 साल 5 साल कोर्ट में बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वहीं दोस्तों जब एक पति के दोबारा उसकी पत्नी पर तलाक लिए जाने का, जी हां, कंटेस्टेड डाइवोर्स का कोई कोर्ट केस किया जाता है तो ऐसे मामलों में जब एक पति के दोबारा उसकी पत्नी पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, कुछ आधार बनाए जाते हैं, जिसके बाद एक पति के दोबारा उसकी पत्नी से तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है, कोर्ट केस कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों ऐसे मामलों में जब एक नई शादीशुदा जोड़े में पति पत्नी के बीच में कोर्ट केस की शुरुआत हो जाती है, कोर्ट मुकदमों की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे मामलों में पति पत्नी के जीवन के कई अनमोल वर्ष खराब हो जाते हैं। जी हाँ, पति पत्नी के जीवन के कई बहुमूल्य साल कोर्ट में चक्कर लगाते हुए खराब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब एक पत्नी के दोबारा उसके पति पर कोर्ट मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, कोर्ट केस दर्ज करवा दिए जाते हैं, तो ऐसे में एक पति मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, वह अपने काम धंधे पर, अपने नौकरी रोजगार पर फोकस नहीं कर पाता है। वहीं दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि शादी के समय जब एक पति कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा जॉब कर रहा होता है, जिसमें अक्सर कोई पति 50,000 1 लाख तक की सैलरी ले रहा होता है, जब उसकी पत्नी के दोबारा उस पर कोई कोर्ट केस दर्ज करवा दिया जाता है, कोई पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी जाती है, तो ऐसे मामलों में यह देखा जाता है कि एक पति मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है, वह अपनी नौकरी पर, अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ऐसे ज्यादातर मामलों में या तो एक पति को उसी कंपनी से निकाल दिया जाता है, या एक पति इतना मजबूर हो जाता है कि वह अपनी नौकरी से स्वयं रिजाइन दे देता है, इस्तीफा दे देता है। वहीं एक पति काबिल होते हुए, योग्य होते हुए छोटी मोटी नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी कंसंट्रेशन कोर्ट मुकदमों पर चली जाती है, वह अपने कैरियर पर, अपने भविष्य पर फोकस नहीं कर पाता है। वहीं दोस्तों जब पति पत्नी के दोबारा एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट मुकदमे, कोर्ट केस दर्ज करवा दी जाते हैं, तो जब मामला फैमिली कोर्ट में जाता है तो फैमिली कोर्ट का भी यही प्रयास होता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली कोर्ट के दोबारा उनके मामले को मेडिएशन सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। मेडिएशन सेंटर के द्वारा यह प्रयास किए जाते हैं कि पति पत्नी को बैठा करके उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, उनके आपसी विवाद का निपटारा आपसी कॉम्प्रोमाइज से, सुलह समझौते से करवाया जा सके। वहीं दोस्तों जब पति पत्नी यह ठान चुके हैं या डिसाइड कर चुके हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी आगे नहीं चलाई जा सकती है, उन्हें अपनी शादी में, जी हां, अपनी मैरिज में केवल और केवल दुख तकलीफें, केवल और केवल परेशानियां ही नजर आती हैं, तो ऐसे मामलों में पति पत्नी को यह चाहिए कि वह समझदारी का परिचय दें, एक दूसरे पर आरोप लगा करके, एक दूसरे के विरुद्ध एलिगेशन लगा करके कंटेस्टेड डाइवोर्स के केस फाइल ना करें। ऐसे मामलों में पति पत्नी को चाहिए कि आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी के आधार पर, जी हां, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर पति पत्नी को तलाक ले लेना चाहिए, डाइवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि कोर्ट के द्वारा पति पत्नी को तलाक की, डाइवोर्स की डिक्री दी जा सके, ताकि कोर्ट के द्वारा पति पत्नी की मैरिज को, उनके विवाह बंधन को कानूनी तौर पर समाप्त किया जा सके, ताकि कोई पति पत्नी अपने शादीशुदा जिंदगी को समाप्त करके, डाइवोर्स लेके अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें और अपने भविष्य पर ध्यान दे सकें। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें।